बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री नाम क्लास के लिए ये बोर्ड के तकरीबन 50 पेपर्स हैं। इनके अंदर से हमने शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं चैप्टर 2 के, और जो भी बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। राइट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2 चैप्टर का है। डिस्क्राइब डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये दूसरा है। एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर ये तीसरा है। तो ये 3 हमारे बोर्ड के सवालात हैं तो जो कि चैप्टर 2 में से लिए गए हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और इस तरह से सारे के सारे सवालात हमने हल किए हैं। तो अब देखते हैं ये व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये सवाल दिया हुआ है 5 नंबर पे है ये। और इधर से फिर राइट डाउन टू ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, ये वाला किसी और पेपर का है। इस पेपर का ये वाला राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स, तो ये वाला न्यूट्रॉन वाला आ गया। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, तो ये वाला लास्ट में ये दिया हुआ है। तो इस तरह से ये सारे के सारे बोर्ड के पेपर्स में से निकाले गए सवालात हैं। अब ये मैं आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अगर पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, चाहे उर्दू के स्टूडेंट हों या उर्दू इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, सबके लिए ये एक जैसी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शायद ही है कोई सवाल अगर दूसरे चैप्टर में से आ जाए, अदरवाइज़ ये सारे सवालात जो भी बोर्ड में आ चुके हैं पुराने पेपर्स में वो सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तकरीबन 30 पेपर्स के बाद सारे सवालात रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैक्सिमम सवालात हमने पेपर्स में से ढूंढ कर वो लिख दिए हुए हैं। तो अब मैं आपको ये सारे सवाल 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। तो आए इसकी तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री 9th क्लास बोर्ड्स पेपर यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर्ड बाय दिया मानंद। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो पहला सवाल है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के, डाल्टन के एटमी नज़रिए के मेन मतलब बड़े पोस्टुलेट का मतलब यह है कि खसूसियात क्या हैं। तो जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट था उसने जो एटम के बारे में नज़रिया पेश किया, उस नज़रिए के बड़े जो ख़वास हैं, बड़ी खसूसियात हैं, वो कौन सी हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। आल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, सारा मादा छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना हुआ है। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते। नोन एज एटम, तो उन ज़रात को एटम कहा जाता है। एटम इज़ हार्ड, एटम सख्त होता है। डेंस का मतलब भी सख्त होता है, यानी कि उसके पार्टिकल, उसके ज़रात बहुत करीब होते हैं। एंड अनडिविजिबल पार्टिकल, और नाकाबिल तकसीम ज़रा होता है। एलिमेंट हैज़ सेम टाइप ऑफ एटम, सारे एलिमेंट के एटम्स एक ही जैसे होते हैं। दे कंबाइन डिफरेंट मेथड टू फार्म अ कंपाउंड, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलते हैं। दे कंबाइन बाय डिफरेंट मेथड, यहाँ पर बाय आएगा, बाय डिफरेंट मेथड, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलते हैं। टू फार्म अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये उसके मेन पोस्टुलेट थे। इसमें 2 पोस्टुलेट भी पूछे जा सकते हैं और सारे भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आया हुआ है। तो अब देखें व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, कैथोड रेज के ऊपर चार्ज की क्या नेचर है, यहाँ पे आर आएगा। कैथोड रेज हैज़ नेगेटिव चार्ज, तो कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनको बाद में देखा गया तो ये इलेक्ट्रॉन ही थे जो कैथोड रेज थी। गिव 2 करैक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की 2 सिर्फ खसूसियात आपने बतानी है। तो दीज रेज ट्रैवल इन आ स्ट्रेट लाइन, ये शुआएँ, रेज का मतलब होता है शुआएँ, ये शुआएँ एक सीधे रास्ते में, एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं या चलती हैं। परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, कैथोड की सतह के बिल्कुल 90 के जाविये पर ये निकलती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का जाविया, या बिल्कुल सीधा नॉर्मल निकलती हैं। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर आप उनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ रख दें तो उसका वो साया बना देती हैं। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो, वो एक बिल्कुल वाजे साया बना सकती हैं। ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक गैर शफाफ चीज़ का। इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर वो उनके रास्ते में रखी जाए तो।
गिव टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की, पॉजिटिव शॉओं की दो खसूसियात आपने बतानी है। दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये शुआएँ एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। इन अ डायरेक्शन, एक सिमत में, अपोजिट टू द कैथोड रेज, जो कि कैथोड की शुआओं की मुखालिफ सिमत होती है। व्हेन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब बिजली का, इलेक्ट्रिक का मतलब है बिजली वाला, और मैग्नेटिक का मतलब है मकनातीसी मैदान उनको दिया जाता है। दीज रेज बेंड टूवर्ड द नेगेटिव पोल, तो ये शुआएँ नेगेटिव किनारे की तरफ, पोल का मतलब होता है साइड, तो नेगेटिव साइड या नेगेटिव हिस्से की तरफ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, बेंड का मतलब मुड़ जाती हैं। विच शोज़ देयर पॉजिटिव नेचर, जो उनकी पॉजिटिव खसूसियत को बताता है, उनके मस्बत होने को बताता है। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटमी नज़रिए में क्या नुकाइस थे, मतलब गलतियाँ उसके अंदर क्या क्या थीं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थीरी ऑफ रेडिएशन, शुआओं के क्लासिकल नज़रिए के मुताबिक। अब क्लासिकल क्या होता है कि ये एक ज़माना था, मेरे ख्याल में 1850 का ज़माना था, तो उस के ज़माने में जो भी बातें हुई थी उनको क्लासिकल थीरी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थीरी ऑफ रेडिएशन, शुआओं के क्लासिकल नज़रिए के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज वाले ज़रात होते हैं, चार्ज वाले मतलब नेगेटिव ज़रात होते हैं, शुड रिलीज़ और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, उनको तवानाई खारिज करनी चाहिए। रिलीज़ का मतलब भी खारिज करना, इमिट का मतलब भी खारिज करना, मुसलसल तवानाई खारिज करनी चाहिए। एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और उनको आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन तवानाई को मुसलसल खारिज करते हैं, दे शुड फार्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो उनको एक मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रोशनी की शुआओं की तस्वीर, तो उनको रोशनी की शुआओं की जो तस्वीर है वो भी एक मुसलसल ही बनानी चाहिए। बाय इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व, लेकिन हकीकत में एक लाइनों की शक्ल में रोशनी की तस्वीर मिलती है। राइट डाउन टू ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के तजर्बे के दो मुशाहिदात बताएं। रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, तो रदरफोर्ड के मुशाहिदात क्या क्या थे। रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, ये हेडिंग देनी है, ये काट दिया। तो मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम के न्यूक्लियाई। हीलियम जो एटम होता है ना, उसके न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो सोने के पत्रे में से गुजर जाते हैं। अनडिफ्लेक्टेड मतलब सीधे के सीधे, बगैर मुड़े गुजर जाते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, मेजर पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी, के एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है। मतलब ये कि जब सोने के पत्रे के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को मारा जाता है, हीलियम के न्यूक्लियाई को मारा जाता है, तो वो ज़्यादातर सीधे के सीधे बगैर मुड़े उसमें से गुजर जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल शोज़ दैट, डिफ्लेक्शन का मतलब है मुड़ना, चंद एक ज़रात का मुड़ना। शोज़ ये बताता है देयर इज़ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो कि पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर होता है, कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो वो जो पार्टिकल का सेंटर्स होते हैं उनको न्यूक्लियाई बोला जाता है, यानी कि उनको न्यूक्लियस बोला जाता है, तो प्लूरल उसकी न्यूक्लियाई है। राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन के ज़रात की दो खसूसियात बतानी है। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एक ये खसूसियत हो जाएगी। दूसरी खसूसियत, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल, वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, उनकी घुसने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैंने तीन खसूसियात बता दी हैं, तो ये आप तीनों लिख सकते हैं। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर तीन फ़र्क आपने बताने हैं। तो देखें, एटॉमिक थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड का एटमी नज़रिया, इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, इसकी बुनियाद क्लासिकल थ्योरी पर है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, इसकी बुनियाद क्वांटम थ्योरी पर है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द खास रास्तों में घूमता है। व्हाट इज़ प्लम पडिंग थ्योरी एंड हु प्रेजेंटेड इट। प्लम पडिंग थ्योरी क्या होती है, हु प्रेजेंटेड इट, किसने इसको पेश किया था। प्लम पडिंग का मतलब यह है कि जैसे छल्ली के ऊपर दाने लगे होते हैं, इसी तरह से एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, तो उस थ्योरी को प्लम पडिंग थ्योरी कहा जाता है। और ये किसने पेश की थी, ये हमने बतानी है। थॉमसन प्रेजेंटेड प्लम पडिंग थ्योरी। थॉमसन साइंटिस्ट का नाम है, उसने प्लम पडिंग थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक एटम्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर। एटम सख्त साख्तें होती हैं। सॉलिड का मतलब है सख्त, स्ट्रक्चर साख्तें होती हैं। ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाली, विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल, जिसमें छोटे छोटे मनफी ज़रात स्टक इनसाइड, इसके अंदर चिपके होते हैं। इट इज़ लाइक प्लम इन पडिंग, ये ऐसा ही है जैसे कि छल्ली के ऊपर दाने। डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। आपने शेल और सब शेल में फ़र्क बताना है और हर एक की मिसाल आपने देनी है। शेल आर एनर्जी लेवल। शेल या एनर्जी लेवल क्या होता है। देयर आर आ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन रीजन। तो इलेक्ट्रॉन को किसी ख़ास जगह पर मौजूद होने की, फाइंडिंग का मतलब है तलाश करने की, प्रोबेबिलिटी का मतलब है मुमकिन होता है। ऑफ स्पेस खला में, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ख़ास ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि मुमकिनपन होता है। दिस रीजन ऑफ स्पेस इज़ कॉल्ड शेल। ये जो इलाका होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है उसे शेल कहा जाता है, और एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है। नंबर एंड नेम ऑफ शेल। द वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। मिसाल के तौर पर नंबर और नाम किसी भी शेल का, और उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो एन से ज़ाहिर की जाती है। विच इज़, एन की जो वैल्यू होती है वो 1, 2, 3 या 4 हो सकती है। द नेम ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड एज, इनके जो नाम हैं वो ऐसे ज़ाहिर किए जाते हैं KLM। तो KLM से इनके नाम लिखे जाते हैं जो शेल्स होते हैं। शेल का नाम एनर्जी लेवल भी है। तो सब शेल क्या होते हैं। ईच शेल हैज़ फर्दर सब एनर्जी लेवल। हर एक शेल के मज़ीद फिर छोटे एनर्जी के लेवल्स होते हैं, वो एनर्जी की सतहें होती हैं इन इट, उसके अंदर। दीज सब एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड सब शेल। ये जो एनर्जी की छोटी सतहें होती हैं उनको सब शेल बोला जाता है। अ शेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब शेल। एक शेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के सब शेल्स होते हैं। दीज शेल आर, ये जो शेल्स होते हैं रिप्रेजेंटेड एज, उनको ऐसे ज़ाहिर किया जाता है S, P, D और F। उनको S, P, D और F के साथ ज़ाहिर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, उसके K शेल में, L में और M में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। KLM शेल ऑफ द एटम, उस एटम के KL और M शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K शेल 2 के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L शेल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन M शेल्स इसमें 17 बनेंगे, क्योंकि 2 और 8 10 बन जाएंगे। 10 में हम 7 प्लस करते हैं तो 17 आ जाता है। तो इस तरह से ये 17 पूरे हो जाते हैं, तो 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये एक समझने वाली बात है, इसको मैं आपको ये समझाता हूँ क्योंकि आगे ये अगला सवाल SP वगैरह वाला आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी डालने हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को एक साथ समझा देता हूँ, और उसके बाद आप लोग सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जितने भी सवाल हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले, वो आप लोग आसानी के साथ हल करते चले जाओगे। फिर वो आप लोगों को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, समझ कर आप लोग खुद ब खुद इस तरह के सवालों को और इस तरह के सवालों को हल कर पाओगे। तो ये एक दफ़ा ध्यान से समझ लें, तो उसके बाद फिर हम ऐसे सवाल सारे हल करते जाते हैं। तो इसमें देखें, ये मैंने यहाँ पर बनाया है एक अलहदा पेज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर आपने लिखना है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। ऐसे मैंने अपनी मर्ज़ी से ना ये तरतीब से इनको लिख लिया है।
तो आगे भी आप लिख सकते हो, अगर बड़ा आइटम है तो आप 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे आगे लिख सकते हो। उसके बाद आपने 1s को छोड़ देना है, 2s के सामने आपने लिखना है 2p। तो 2s के सामने लिखा 2p, फिर 3p, फिर 4p, फिर 5p, 6p, 7p, ऐसे 8p, 9p आप ऐसे आगे आगे लिख सकते हो। मैंने अपनी मर्ज़ी का छोटा बना लिया कुछ। और उसके बाद आपने 2p को छोड़ दिया और 3p के सामने आपने 3d लिख देना, 3d, 4d, 5d, 6d, ऐसे ये भी आगे आगे चलता जाएगा। फिर 3d को छोड़ दिया और 4d के सामने 4f, 5f हमने लिख दिया। अब आपने एरोज लगा लेने हैं, आपने इस तरफ से एरो ऐसे लगाते जाना है। तो ये पहला एरो लगा लिया, 1s के ऊपर आ गया, फिर दूसरा एरो लगाया तो वो 2s के ऊपर एरो लगा आ गया, फिर तीसरा एरो लगाएंगे तो ये वाला एरो 3p से गुजर कर 4s की तरफ से आगे निकल जाएगा। फिर चौथा एरो लगाया तो ये यहाँ से ऐसे हमारा एरो लग गया। फिर पांचवा ऐसे सब के ऊपर आपने इस तरह से नीचे की तरफ आते हुए एरो लगा लेने हैं। तो ये सारे जब एरो लग जाते हैं तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सब एनर्जी लेवल की होती है वो हम बना सकते हैं। इसमें पहले आप चलें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ। तो उसमें देखें कि हमारे पास पहले पहले क्या है, 1s है, इधर से हमने यूँ आना है तो 1s हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने ये 1s लिख लिया, फिर आप कोमा लगा दें। उसके बाद फिर ये वाला एरो ऐसे आ रहा तो 2s लिख देंगे। अब हमने 2s लिख दिया। उसके बाद ये एरो इस तरफ को आ रहा है तो 2p पहले लिखेंगे, ये 2p लिख दिया, फिर कोमा लगा दें। और 2p के बाद आगे 3s आ रहा है तो आप 3s लिख दो, यहाँ पर 3s लिख दिया। तो 2p 3s आ गया हमारे पास। अब 3p लिखना है तो हम 3p लिख देंगे यहाँ पे। फिर 3p के बाद 4s आता है आगे, तो इस तरफ को हमने यहाँ जाना है ना, तो 4s आ जाएगा, ये 4s आ गया। 4s के बाद फिर आप 3d लिखना चाहते हो, 3d आप लिख लोगे यहाँ पे, क्योंकि हमने हमेशा इस तरफ से जाना है। तो जब हमारा ये वाला एरो इधर कंप्लीट हुआ है ना तो फिर आगे ये वाला एरो शुरू हो जाता है। तो हमेशा आपने इधर से एरो के हेड की तरफ जाना है, टेल से हेड की तरफ जाना है। तो ये 3d भी लिखा मैंने, फिर 4p लिखना है, अब 4p लिखूँगा। उसके बाद 4p के बाद 5s लिखना है, तो ये 5s लिख लिया। उसके बाद फिर 4d लिखना है, 4d आ गया। 4d के बाद फिर हमने 4d लिखा, फिर 5p लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 5p, फिर कोमा लगाकर 5p के बाद 6s है, 6s लिख दिया, ये वाला 6s आ गया। फिर 4f आएगा, ये 4f आ गया ये वाला। फिर 5d आएगा, 5d आ गया ये वाला। और फिर 6p आएगा, 6p आ गया ये। फिर 7s आ जाएगा, 7s आ गया ये वाला। उसके बाद फिर 5f आएगा, 5f ये आ गया। फिर 6d आ जाएगा, 6d, फिर 7p और फिर 8s। अब ये जितना बड़ा बन गया ना, इससे आप काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, काफ़ी बड़े एटम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आपने बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह से जिधर एरो को टेल से शुरू करना है, हेड की तरफ जा ही जाना है। तो इस तरह से आपका ये आपको मिल जाएंगे SPDF की तरतीब आपको मिल जाएगी कि कैसे 1s आएगा, 2s, 2p, 3s वगैरह याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बल्कि इस तरह से आप समझकर खुद ब खुद कर लोगे या निकाल लोगे। ये निकालने के बाद आप ये देखें कि S के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P के अंदर हमेशा 6 होते हैं, D के अंदर हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब शेल इसके अंदर जो दिए हुए हैं ना SPDF, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी कितनी होती है, ये मैंने तादाद यहाँ पर सारी लिख दी हुई है। तो ये आप लोग को याद करनी पड़नी है। जब पूरा सब शेल फिल हो जाता है ना तो उसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन डले हुए होते हैं। तो उसके बाद जो शेल है, शेल जो है ना KLM को शेल कहा जाता है। शेल जो है ना बड़े लेवल्स होते हैं, तो बड़े लेवल में K शेल जो है उसके लिए N की वैल्यू 1 होती है, जो L शेल है उसके लिए N की वैल्यू 2 होती है, और जो M शेल है उसके लिए M शेल जो है उसके लिए N की वैल्यू 3 होती है M शेल के लिए। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ है ना वो चेंज होती चली जाती हैं, K, L, M, फिर N आ जाएगा आगे, N के लिए 4 हो जाएगी।
इस तरह से आगे अब अगर और भी बड़ा आइटम है तो उसके लिए और ज़्यादा वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। पहले एन देख लें, एन 1 2 3 या 4 है, एन होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है ना 4 तक जाता है या उससे भी ज़्यादा जा सकता है अगर कोई बड़ा आइटम है। तो देखें अब जब आपने के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपने ये फार्मूला याद करना है 2n²। या 2n² किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम करने का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे तो 2 का 2 आ गया, क्योंकि के लिए जो n है वो 1 है, तो इस n की जगह पर हम 1 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहता है, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आंसर आता है। तो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल के अंदर आप देखने हैं तो दोबारा वही फार्मूला लगाना है आपने, ऊपर वाला ही 2n²। तो अब 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा। n की वैल्यू अब क्या है, n की वैल्यू अब 2 है तो 2 लिख देंगे, n की जगह पर 2 लिख दिया। 2 का स्क्वायर निकाला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन जाएगा, तो स्क्वायर निकालने से 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया। तो ये हमारे पास 8 आंसर आ गया, यानी कि एल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर एम के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे उसी तरह से। 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, क्योंकि एम के लिए जो एन की वैल्यू है वो 3 है, इस वजह से 3 का स्क्वायर लिया तो 9 बना, 9 2 18। तो इसी तरह एम के बाद आगे एन के अंदर आपने देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें भी आपने देखने हैं शेल्स के अंदर आप इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। तो यूँ जो आपकी ये वाला जो मसला है वो भी आपका हल हो जाता है कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, एम के अंदर एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 तो जो एम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वैसे यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन टोटल आते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 इसलिए हैं क्योंकि हमारा एटम ही छोटा है, उसके अंदर से टोटल तो 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन 2 और 8 10 हो जाते हैं, 10 और 7 17। तो यहाँ पर 7 ही डलते हैं, सिर्फ एम के लिए 7 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इस वजह से 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों को इसकी मदद से सवालात को समझने में बड़ी मदद मिल सकती है। तो अब रह गया हमारा ये वाला जो सब एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने वाली बात है। तो सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन डालनी है, तो अगर मैं कोई सा फर्जी एलिमेंट ले लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सा एलिमेंट है, फर्जी नहीं लेते चलें, ये पीरियोडिक टेबल है मेरे पास। तो पीरियोडिक टेबल में से ये देखते हैं यहाँ पर, ये फॉर एग्जांपल सीजियम है, तो सीजियम के अंदर 55 इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके अंदर 55 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 133 इसका मैस नंबर है। तो मैस नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने से आता है। तो हमने इसकी 55 को हमने ना इसको शो करना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है। तो 55 हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीजियम की हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो वो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। 55 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपको डालकर दिखाता हूँ कि कैसे वो हमने फिल करने हैं। तो 55 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं, तो इस यही हमारा जो बना हुआ है उसी के अंदर हम डाल देते हैं 55 इलेक्ट्रॉन। पहले हम लिख लेते हैं सीजियम CS इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है इसका 55। तो मतलब ये कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 55 होंगे। तो 55 हम यहाँ पर पूरे करते हैं। तो देखें जो S है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो S के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो यहाँ पर हम डालते जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी S है तो इसके अंदर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये P है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 6 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर फिर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके अंदर D के अंदर कितने आते हैं, 10 आते हैं, तो यहाँ पर D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर D के बाद P आ जाता है, तो P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमने देखे थे, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएंगे। अब टोटल करके देख लेने हैं कि 55 हुए हैं कि नहीं हुए, टोटल गिन लेते हैं इनको। 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36, अभी 36 ही हुए हैं। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस S के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 36 और 2 38 हो गए, 38 और D के अंदर कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो यहाँ पर 10 चले गए, 38 और 10 48 48 और फिर ये P है, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 48 और 6 इसमें डाल दिया हमने, तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 48 और 6 54 क्योंकि हमने 55 पूरे करने थे तो 54 तो हो गए हैं। तो S के अंदर अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो लास्ट वाला, वो S के अंदर डाल जाएगा।
तो इस तरह से एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई ऐसे एटम की जिसका एटॉमिक नंबर 55 था। अब जो मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर वाले आपके पास एलिमेंट आएंगे तो उनको हमने इसके अंदर डाल कर हमने पता चलता जाना है, तो हम इसकी मदद से उनको हल करते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छी तरह समझ आ जाएगी और SPDF ऑर्बिटल का भी आपको पता चल जाएगा। तो अब अपनी नोट्स की तरफ चलते हैं। इसमें देखें, अब दूसरा हमें जो दिया हुआ है वो पहले इस सवाल की समझ लग चुकी है। ये देखें, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये Cl नेगेटिव -1 है, इसमें -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन की जो है ना, जो क्लोरीन होती है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव आयन है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल जाएगा। 1 जब इसके अंदर और प्लस होगा तो ये 18 बन जाएगा। तो लिहाजा आपने क्लोराइड आयन की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है तो इसका मतलब है आपने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर 1 नेगेटिव हो तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, अगर 2 नेगेटिव हो तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर 1 पॉजिटिव होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, अगर 2 पॉजिटिव होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो अब Cl 1 नेगेटिव हमने लिखा, तो टोटल हमने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो देखो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डले, इसके अंदर भी 2 डले, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो यूँ 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो जैसा कि हमारा ये बना हुआ है उसी के मुताबिक ये भी बना हुआ है। तो देखें, अगर हम क्लोरीन की देखते हैं तो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो यहाँ तक देखें 3p6 तक आपने क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है। तो लिहाजा यहाँ पर भी 3p6 तक क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनी हुई है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है। तो नाइट्रोजन जो है उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 7 आपने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पूरे करने हैं। तो 2 ये 2 4, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस तरह से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो पूरी हो चुकी है। अब ऑक्सीजन की आपने पूरी करनी है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8O लिखा हुआ ये 8 होता है। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 2 2 4 और 4 और 4 8। तो यहाँ पर जो 1s² 2s² और ये स्टूडेंट ने गलत लिख दिया, यहाँ पर 2p आना था। तो देखें 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 2 2 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पूरी हो गई। तो अगर आप इसके साथ मैच करते हो तो जो मैंने इसके अंदर से ये निकाला हुआ है तो ये सेम उसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है कि ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के लिए 2 और 2 4 और इस p के अंदर 6 नहीं होंगे, फिर 4 होंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल हैं ही 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, 6 में से 6 नहीं आते बल्कि 4 आते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। और जब नाइट्रोजन की बनाते हैं तो 2 और 2 4 और इसमें से फिर 3 आते हैं, पी के अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तारीफ़ करनी है। दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनों की तरतीब अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस। सल्फ़र की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है। तो सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। यहाँ पर 16 एस लिखा हुआ है, तो 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है। आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, तो इसका मतलब है आपने 16 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 पूरे हो गए। तो लिहाजा 16 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये जो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, ये आपको मैंने समझा दिया हुआ है कि इसके अंदर जो आ रहा होता है ना वही साथ इसके आ रहा होता है। कि जैसे ये 1 2 3 4 5 और 2 3 4 5, तो वही जो है ना ये 1s 2s वगैरह आया हुआ है। अब अगला सवाल देखते हैं,
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बतानी है। तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, एंड बोरोन की भी बतानी है, और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन की आप जब लिखोगे तो आपने कितने देने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब किसकी देनी है एटॉमिक नंबर, बोरोन की एटॉमिक नंबर 5 वाले की। तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 2 2 4, 4 और 1 5, तो लिहाजा 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहाँ पर 2p1 आएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा, 2p1 आएगा। तो ये स्टूडेंट से बच्चे से मिस्टेक हुई है। फॉर व्हाट पर्पज़, किस मकसद के लिए यूरेनियम 235 इज यूज्ड। यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब मकसद बताना है हमने कि यूरेनियम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसका फ़ायदा क्या है हमें यूरेनियम 235 का। यूरेनियम का एटम है और 235 उसका एटॉमिक मैस बताया हुआ है। तो एटॉमिक मैस यूरेनियम का जो आइसोटोप्स हैं उनका मुख्तलिफ होता है, क्योंकि यूरेनियम के 3 तरह के आइसोटोप्स ज़्यादा मशहूर हैं। 235 है, 238 है, और मेरे ख्याल में 234 या 239 है एक और। तो यूरेनियम 235 है यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम 235 बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। विच इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो एटमी तवानाई का बड़ा पुरअमन इस्तेमाल होता है। आ पेशेंट है ग्वाइटर, एक पेशेंट को ग्वाइटर की बीमारी है। ग्वाइटर जो बच्चे इंसान की गर्दन फूल जाती है ना, गर्दन बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है बाज़ औरतों की, तो वो ग्वाइटर की बीमारी होती है। हाउ विल इट बी डिटेक्टेड, इसका कैसे पता चलाया जाएगा। द ग्वाइटर कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग आयोडीन 131 आइसोटोप्स। आयोडीन का जो 131 वाला आइसोटोप्स होता है उसको इस्तेमाल करके आप ग्वाइटर की बीमारी का पता चला सकते हो। डिफाइन द टर्म कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग की आपने तारीफ करनी है। द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन, उम्र का पता चलाने का जो अहम तरीका है वो है ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, पुरानी कार्बन वाली चीज़ों का, यानी कि फॉसिल्स वगैरह का। फॉसिल क्या होते हैं, जानदारों के बचे हुए हिस्से होते हैं, हड्डियाँ वगैरह जो पहाड़ों में या किसी जगह पड़ी होती हैं वो फॉसिल होते हैं। इस कॉल्ड कार्बन डेटिंग, उसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, यानी कि जानदारों के बचे हुए हिस्सों का जो कि किसी जगह पर पड़े हुए हैं उनका पता चलाने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बन डेटिंग का तरीका होता है। इट डिपेंड्स ऑन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस तरीके का इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपने जो तापकारी होती है यानी कि शुआएं खारिज होना होता है उसकी पैमाइश करते हैं। आप कार्बन 14, कार्बन 14 की, कार्बन 14 ये आइसोटोप्स है प्रेजेंट इन द फॉसिल, जो कि फॉसिल के अंदर कार्बन 14 वाला आइसोटोप्स कार्बन का पड़ा होता है, उसके अंदर से कितनी शुआएं खारिज हुई हैं उनकी पैमाइश की जाती है, और उससे पता चलाया जाता है कि कोई सा फॉसिल कितना पुराना है, किसी जगह पर कब से वो पड़ा हुआ है। स्टेट एनी 2 यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के कोई से 2 इस्तेमाल बताएं। डिफरेंट आइसोटोप्स लाइक SR90, मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स जैसे कि स्ट्रॉन्शियम का 90 वाला एंड फास्फोरस का 32 P32 ऑफ एलिमेंट फास्फोरस का 32 वाला जो है आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। वो स्किन कैंसर यानी कि जल्द के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेडियो एक्टिव यानी कि शुआएं खारिज करने वाले जो आइसोटोप्स होते हैं वो बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर थ्रू कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, एक कंट्रोल किए हुए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के दौरान। कंट्रोल का मतलब है जैसे काबू में किया हो, न्यूक्लियर फिशन मतलब न्यूक्लियस का टूटना, रिएक्शन मतलब जो उनका तामल हो रहा होता है। तो न्यूक्लियस के टूटने का जो अमल हो रहा होता है उस दौरान आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है, उससे बिजली पैदा की जाती है, और जो मशीन होती है जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। डिफाइन आइसोटोप्स विद एन एग्जाम्पल, एक मिसाल के साथ आइसोटोप्स की तारीफ करें। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही जैसे एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा हो, बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, लेकिन उनका एटमी मैस मुख्तलिफ हो, आर कॉल्ड आइसोटोप्स, उनको आइसोटोप बोला जाता है। तो आइसोटोप क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मैस नंबर मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं। एक प्रोटियम है जो कि आम है 1H1, ये 1 उसका एटॉमिक नंबर है और 1 ही उसका मैस नंबर है। ड्यूट्रियम ये दूसरा आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का जिसका नाम ड्यूटेरियम है,
तो ये 2H1 है, यहाँ पर 2 जो है उसका एटॉमिक मास है और 1 जो है उसका एटॉमिक नंबर है। इसको D12 भी लिखा जाता है। ट्रीटियम है, ट्रीटियम का H31 भी लिखा जाता है। H3 जो है ये वाला, इसका एटॉमिक मास है और 1 जो है उसका एटॉमिक नंबर है। राइट डाउन 2 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स बताएं। एंड क्लोरीन और क्लोरीन के भी ईच, हर एक के यूरेनियम के और क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स आपने बताने हैं। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के आइसोटोप्स क्या हैं? 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर Cl35, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स Cl35 है और नीचे 17 इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, और Cl37 है, नीचे 17 उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के आइसोटोप्स 2 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम आर, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स हैं। एक है यूरेनियम 234 वाला एक यूरेनियम का आइसोटोप्स है और 92 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 92 एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहना है, और दूसरा जो आइसोटोप्स है वो 235 वाला है। तो 234, 235 और 238 ये 3 तरह के यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं। तो मेरे दिमाग से पहले स्किप हो गया था। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन 12, कार्बन 12 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? एंड कार्बन 13, और कार्बन 13 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो ये हमने बताने हैं। तो कार्बन 12 जो होगी उसके अंदर 6 ही न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन मिलकर 12 बनता है टोटल। जबकि कार्बन 30 के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और 7 न्यूट्रॉन होंगे। इस तरह से तो 6 और 7 मिलकर 13 बन जाएगा। कार्बन 12 कंटेन 6 न्यूट्रॉन, कार्बन 12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं, वाइल कार्बन 13 कंटेन 7 न्यूट्रॉन, जबकि कार्बन 13 के अंदर 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जिसमें कार्बन 12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन, तो 6 और 6 मिलकर 12 हो जाते हैं टोटल, और कार्बन 13 के अंदर 7 न्यूट्रॉन है, 7 और 6 प्रोटॉन मिलेंगे, तो इस तरह से वो 13 बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। वाई डू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज? एक एलिमेंट के आइसोटोप्स के मुख्तलिफ तरह के एटॉमिक मैसेज क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो मुख्तलिफ होता है। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के मुख्तलिफ एटॉमिक मैसेज होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनके अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि न्यूट्रॉन की मुख्तलिफ न्यूट्रॉन की तादाद होने की वजह से उनका जो एटॉमिक मैस होता है वो मुख्तलिफ हो जाता है। एटॉमिक नंबर हमेशा आइसोटोप्स का सेम ही रहता है, लेकिन जो एटॉमिक मैसेज हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं। हर एक आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड व्हेन, किसने प्रोटॉन दरियाफ्त किए थे और कब किए थे? इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन, 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन दरियाफ्त किए थे। व्हाट पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड किनार रेज, कौन सी पॉजिटिव रेज को किनार रेज बोलते हैं? गोल्डस्टीन ऑब्जर्व द रेज अदर दैन कैथोड रेज, गोल्डस्टीन ने कैथोड रेज के अलावा और भी रेज दरियाफ्त की इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ही ऑब्जर्व दैट, उसने ये मुशाहिदा किया कि दीज रेज मूव अपोजिट टू द कैथोड रेज, ये कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड, उसने सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यानी कि जो तजर्बे में उसने ट्यूब इस्तेमाल की थी ना, तो उसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर उसने सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया। दीज रेज पास थ्रू द दिस परफोरेटेड कैथोड, ये सुराख कैथोड के जो सुराख थे उसके अंदर से ये शुआएँ गुजर गईं। एंड प्रोड्यूस लाइट ऑन द ट्यूब, और इन्होंने ट्यूब के अंदर रोशनी पैदा की। ऑन द ट्यूब वाल, ट्यूब की दीवार के ऊपर रोशनी पैदा की। ही गेव देम नेम एज किनार रेज, उसने उनको किनार रेज का नाम रखा। वट हाउ पॉजिटिव रेज आर जनरेटेड, पॉजिटिव रेज कैसे पैदा की जाती हैं? व्हेन कैथोड रेज कोलाइड विद रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल, जब कैथोड की शुआएँ बचे हुए गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं। इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दी गैस, जब कैथोड की शुआएँ गैस के मॉलिक्यूलों के साथ टकराती हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल जो ट्यूब के अंदर बचे रह जाते हैं उनके साथ जब कैथोड की शुआएँ टकराती हैं, दी रेज आर प्रोड्यूस, तो फिर तब पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं। जाडूब दी पॉजिटिव रेज, यहाँ पर पॉजिटिव भी लिखना होगा हमें, पॉजिटिव
पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, तो उस वक्त पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं। तो देखें ये गैस का कोई मॉलिक्यूल है M, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराया, ये E फॉर इलेक्ट्रॉन है। तो गैस का मॉलिक्यूल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ था, उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन टकराया तो इलेक्ट्रॉन टकराने से जो गैस का मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव बन गया, क्योंकि उसके अंदर से इस इलेक्ट्रॉन के इसके साथ टकराने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। एक इलेक्ट्रॉन तो यही वाला निकला और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो गैस इसके मॉलिक्यूल के अंदर से निकला, वो इलेक्ट्रॉन मिलकर ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल था वो पॉजिटिव बन गया, क्योंकि उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस वजह से वो पॉजिटिव आयन बन गया। जबकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने जब जो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ये बन गए, तो इस तरह से ये पॉजिटिव आयन में बदल गया। और ये जो पॉजिटिव आयन है यही पॉजिटिव रेज कहलाती हैं। इनको केनाल रेज भी कहा जाता है, पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। और इन्हीं को फिर इनकी जब नेचर देखी गई तो प्रोटॉन का पता चला। वाई मैक्स प्लैंक वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़, मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था? इन 1918 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू जर्मन फिजिक्स, जर्मन का एक फिजिक्स था जिसको 1918 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उसका नाम मैक्स प्लैंक था। तो 1858 में वो पैदा हुआ और 1947 में उसकी डेथ हुई। फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी, क्योंकि उसने क्वांटम थ्योरी के ऊपर काम किया था, इस वजह से उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा इनाम है, जिसको ये मिल जाता है उसको ज़िंदगी भर कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। वेयर डज मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ एन एटम एग्जिस्ट, कहाँ पर एक एटम का ज़्यादातर मैस मौजूद होता है? मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ एन एटम इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस, ज़्यादातर किसी भी एटम का मैस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ऑफ एन एटम, उस एटम के। बिकॉज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर मैस जो होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है। राइट डाउन 2 पोस्टुलेट ऑफ एन एटम एटॉमिक थ्योरी, तो एटमी नज़रिए के 2 पोस्टुलेट आपने बताने हैं। तो ये पहले मैं बता चुका हूँ डाल्टन वाले। तो दी हाइड्रोजन एटम नहीं, राइट डाउन 2 पोस्टुलेट ऑफ एन एटॉमिक थ्योरी, एटमी नज़रिए के 2 आपने 2 खसूसियात बतानी है। दी हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इवॉल्व्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पर आर भी लिखेंगे, अराउंड द न्यूक्लियस। जो एटम होता है हाइड्रोजन का वो एक छोटा सा उसका छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो एक दायरे वाले रास्ते के अंदर जिसका रेडियस जिसका रदास आर होता है उस में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ईच आर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड, हर एक आर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है जो कि उसकी मिकदारी तवानाई कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला जो सवाल बनेगा, राइट डाउन 2 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर के एटमी नज़रिए के 2 खसूसियात आपने बतानी है, क्योंकि डाल्टन के नज़रिए की खसूसियात हम पहले बता चुके हैं। तो ये बोहर का नज़रिया है और बोहर के नज़रिए के ये 2 खसूसियात हैं। तो ये वाला सवाल इस तरह से बनेगा, बोहर के नज़रिए के 2 खसूसियात बताएं, बोहर की थ्योरी के 2 खसूसियात या पोस्टुलेट बताएं। व्हाट आर न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस क्या होते हैं? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा ऑल द अदर फंडामेंटल पार्टिकल, जितने भी बुनियादी ज़रात होते हैं, दैट लाई विद इन अ न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, उनको न्यूक्लियन कहा जाता है। व्हाट आर कैथोडेज, कैथोड की शुआएँ क्या होती हैं? हु डिस्कवर्ड इट, किसने इनको दरियाफ्त किया? नेगेटिव चार्ज कैरियंग रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस इज कॉल्ड कैथोड रेज। इन 1879 सर विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड दीज रेज। तो नेगेटिव चार्ज वाली जो शुआएँ होती हैं जो कि सीधे रास्ते में जाती हैं कैथोड की सतह से बिल्कुल 90 का जाविया बनाते हुए निकलती हैं, उनको कैथोड की शुआएँ कहते हैं। और 1879 में सर विलियम क्रूक ने इनको डिस्कवर किया था, इन शुआओं को दरियाफ्त किया था। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किसने दरियाफ्त किया था? प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, प्रोटॉन्स को गोल्डस्टीन ने दरियाफ्त किया था इन 1886, वाइल इन 1932 जेम्स चैडविक, ये जेम्स चैडविक साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, इसने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किए थे।
द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ फास्फोरस आयन इज़ गिवन एज, एक फास्फोरस के आयन की एटमी सिंबल ये दी गई है 1531p, ये पॉजिटिव होता है। हाउ मैनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आयन, इस आयन के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखें यहाँ पर ये जो 15 लिखा हुआ है ना, ये तो सीधा सीधा इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो 15 जो है ना इसके अंदर प्रोटॉन है, और 31 जो है ना इसका एटॉमिक मैस है, 31 इसका एटॉमिक मैस है। तो प्रोटॉन हम सीधे सीधे ये 15 लिख देंगे ये वाले, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप ये जो 15 है उसके अंदर आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हुए हैं, इसलिए 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो 15 में जब आप 3 प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा। तो टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। सॉरी डियर स्टूडेंट, इसके अंदर 15 तो इसके अंदर प्रोटॉन हो गए ना, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा आए हुए हैं, निकले नहीं हुए, आए हुए हैं। तो 3 नेगेटिव इसके अंदर चार्ज आना है। तो ये स्टूडेंट ने लिखा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे भी गलतफहमी हुई है। तो 3 नेगेटिव इसका चार्ज है। तो 3 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम ये कहेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा आए हुए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन वो वाले आए हुए हैं और 15 प्रोटॉन है, तो 15 ही न्यूट्रॉन इसके अपने होंगे, 15 ही इलेक्ट्रॉन इसके अपने होंगे। तो 15 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो लिहाजा 18 इलेक्ट्रॉन टोटल बन गए। तो क्योंकि ये फास्फोरस का आयन है, नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। इसके अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ 15 ही थे, तो 15 में और 3 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, इस वजह से 18 इलेक्ट्रॉन टोटल बने हुए हैं। अब इसके अंदर हमें न्यूट्रॉन देखने हैं। तो न्यूट्रॉन देखने के लिए हमें ऐसा करना होगा कि 31 में से 15 को माइनस करना होगा। तो 31 में से आप 15 को माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करो तो आंसर क्या आता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मैस का 31 है। तो इस तरह से ये एटॉमिक मैस आ जाता है। व्हाट इज़ नेम ऑफ द आयन, तो ये जो आयन है उसका नाम क्या है, फास्फाइड आयन। इसका नाम फास्फाइड आयन होगा। जो P3 नेगेटिव आयन है ये वाला, इसका नाम फास्फाइड आयन होगा। तो ये भी आ सकता है, ऐसे आपका सवाल ये आ सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन P3 नेगेटिव। P3 नेगेटिव आयन का नाम क्या है, तो आप कहोगे फास्फाइड आयन है। ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन, इस आयन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो इस आयन के बारे में हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि इस आयन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। तो 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर इस तरह से पूरे हो चुके हैं। अब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो शेल के अंदर भी आपने 18 पूरे करने हैं। तो के अंदर 2 होंगे और एल के अंदर 8 होंगे, 2 और 8 10 हो गए, 10 और 8 18। तो एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से टोटल 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर P नेगेटिव आयन, यहाँ पर दरमियान में उसने नेगेटिव शो कर दिया, P नेगेटिव आयन आ गया। और KLM, तो के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपने शो करने हैं। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं के अंदर। एल के अंदर 2 ये और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि हमने ये डायग्राम भी बनाकर दिखानी थी, ड्रा उसने करने को कहा था। एम के अंदर हमने कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। तो 2 4, 2 6 और 2 8। तो इस तरह से एम के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इस आयन की बन चुकी है। कौन से आयन की, फास्फाइड आयन की। नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द फास्फोरस आयन हैज़। तो फास्फोरस आयन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाली कौन सी नोबल गैस होती है, तो आर्गन होती है। तो आर्गन के अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलुमिनियम 3 पॉजिटिव। एलुमिनियम 3 पॉजिटिव की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसके सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलुमिनियम 3 पॉजिटिव, एलुमिनियम का जो आयन है 3 पॉजिटिव है, उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो 3 पॉजिटिव ये शो करता है कि इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, इस वजह से इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एलुमिनियम 3 पॉजिटिव इज़ 10। तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन इसलिए होंगे क्योंकि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं।
तो अब क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, माइनस हुए हुए हैं, तो इस वजह से बाकी इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डालने हैं, तो हमने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो वो भी शेल के अंदर भी हमने 10 पूरे करने हैं। तो 10 पूरे करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल में 2 होंगे, और के के बाद आगे आ जाता है एल के अंदर 8 होंगे, 8 और 2 10 बन जाएंगे। तो देखें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एल्यूमिनियम के सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो देखें पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हमने सबसे बाहर वाले शेल में डाल दिए। तो इस तरह से आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 और 2 10 टोटल इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम के आयन के अंदर मौजूद हैं 3 पॉजिटिव वाले में। आगे है मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 282 है। इसका मतलब है 2 और 8 10, 10 और 2 12 इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होंगे, तो वो आखिरी जो 2 हैं वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर मौजूद होंगे, जो आखिरी 2 होंगे, तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देखनी है। क्योंकि टोटल 12 हैं, तो 12 हमने यहाँ पर पूरे करने हैं। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। तो ये जो हमारा 3s वाला जो सब शेल है उसके अंदर हमारे आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद हैं। यहाँ पर 2p आएगा, ये 2p आप यहाँ पर लगाओगे, तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 और 2 12, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे हो गए। दी आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 3s, ये जो 3s सब शेल है ना उसके अंदर सबसे बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। क्योंकि सवाल में उसने कहा था ना किसके अंदर मौजूद हैं सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कहेंगे कि 3s सब शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वाई मैग्नीशियम टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम क्यों चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन ज़ाय कर दे, इलेक्ट्रॉन निकाले। मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए निकालता है इन आर्डर टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मजबूत हो जाए। तो उसके सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े होते हैं मैग्नीशियम के एटम के अंदर, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ताकि उसके बाहर वाले शेल के अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएं। और 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसकी मजबूती को शो करते हैं, उसके स्टेबल होने को शो करते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसी हो जाती है, तो इस तरह से वो मजबूत बन जाता है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम, एक एटम के ऊपर चार्ज की क्या नेचर होगी। व्हेन इट लूजेज, जब ये ज़ाया करता है, एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, जहाँ फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो तब उसकी नेचर क्या होगी उसके चार्ज की, जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो तब उसके ऊपर चार्ज की नेचर क्या होगी। व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाता है। व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है अपने अंदर, इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला बन जाता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा रह जाते हैं, इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लाता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव उसके पास ज़्यादा हो जाते हैं, उसके अपने पहले ही इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इस वजह से उसके नेगेटिव ज़्यादा हो गए, तो नेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज वाला बन गया। सिंपल सी बात है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम एंड नियोन, बेरिलियम BE और नियोन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो बेरिलियम के अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1s के अंदर भी 2 आ जाते हैं और 2s के अंदर भी 2 आ जाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये आप लोगों को याद करने पड़ने हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट के याद करने पड़ने हैं। तो यहाँ पर 4 आएगा इसका, और जो नियोन होती है उसके 2 2 4 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, तो इस वजह से उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने 10 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर 12
टोटल उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें 12 होंगे, तो 12 पूरे कर रहे हैं। 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, तो इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए मैग्नीशियम में। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही हम कर चुके हैं। 2 2 4 4 और 1 5, 5 बोरोन में होते हैं। राइट ऑन द नंबर एंड नेम ऑफ सब शेल इन एन शेल, एन शेल के अंदर कितनी तादाद होती है और क्या नाम होते हैं सब शेल के। द नंबर ऑफ सब शेल ऑफ एन, एन के अंदर जो सब शेल होते हैं वो 4 होते हैं। एस पी डी और एफ उनको कहा जाता है। एस पी डी और एफ उनके नाम हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। एंड एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के एटम के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। सिलिकॉन के अंदर टोटल 14 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मतलब है 14 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 हमने पूरा कर दिए हैं। 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और यहाँ पर 2 ही बचे डालने के लिए, 14 पूरे हो गए। तो इस तरह से एल्यूमिनियम के अंदर आपने 13 पूरे करने हैं। 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो इस तरह से हमारे 13 पूरे हो गए। अब ये एल्यूमिनियम का एटम है, तो एटम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीछे आयन आया था, तो आयन के अंदर जो थे वो 3 कम इलेक्ट्रॉन थे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 4 और 6 10, 10 और 1 एस में चला गया 3 वाले में, तो इस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। एंड नियोन, और नियोन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 2 2 4 4 और 5 9 हो जाएगा। नियोन के अंदर 10 होते हैं, तो 2 2 4 4 और 6 10, 10 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। गिव डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 11 सोडियम, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, उसकी बतानी है। और 15 फास्फोरस, फास्फोरस का 15 होता है, उसकी बतानी है। तो फास्फोरस 15 की पहले बता लेते हैं। 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, इसके पूरा हो गए। सोडियम के 11 पूरे करने हैं। 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 1 11, तो सोडियम के 11 पूरे हो गए। सोडियम को Na सोडियम कहते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ आ शेल, एक शेल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कितनी कैपेसिटी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं एक शेल में। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ आ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला जो 2n² वाला फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी मालूम कर सकते हो। 2n² यहाँ पर आएगा। वेयर n शोज़ द नंबर ऑफ शेल, जबकि जो n है वो नंबर ऑफ शेल बताता है, जैसे 1 2 3 4 वगैरह। राइट ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट 4 शेल्स, पहले 4 शेल्स के नाम बताने हैं। तो K शेल होता है, फिर L शेल होता है, या छोटी सी डैश भी डालें, K शेल, L शेल, फिर M शेल और फिर N शेल। तो ये 4 शेल्स के नाम हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन बाय यूजिंग सब शेल, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है सब शेल को इस्तेमाल करके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल क्या होते हैं, sp_d वगैरह। तो s के अंदर 2 2, इसके अंदर 4 4 और ये गलती हुई है, ये देखें यहाँ पर मैंने अब शो कर दिया है कि कार्बन के का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका मास नंबर 12 है। तो हमने एटॉमिक नंबर 6 को लेना, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। तो 2 और 2 4 4 और हमें 2 और इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इनमें डाल गए ना, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2p(x)(1), तो 2p हमारे पास 2p(x) और 2p(y) और 2p(z) उसके जो है ना फिर फर्दर उसके शेप वाले सब शेल्स हैं। ये जो px, py, pz है ना, वो एक उसकी शेप भी बता रहे होते हैं। तो जो p सब शेल था उसको फिर आगे तकसीम कर लिया जाता है px, py और pz के अंदर मज़ीद तकसीम किया जाता है। तो जब इनके अंदर तकसीम करते हैं तो जो px वाला है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, जो py वाला है उसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, और pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 0 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इस तरह से ये 1 और 1 मिलकर 2 2 2 4 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, यानी कि सब शेल के लिहाज से दिखा दी जाती है। तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 12 एटॉमिक नंबर होता है। तो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, इस तरह से आप शो कर दोगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के मुख्तलिफ शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। अकोमोडेट का मतलब होता है डालना या उनको जगह देना। किसी भी चीज़ इंसान को किसी को जगह देना उसे अकोमोडेट कहते हैं। तो अकोमोडेट यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हर एक शेल के अंदर होते हैं। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल शेल में 8 होते हैं। एम शेल के अंदर 18 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन शेल 32 होते हैं। वो मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, वीडियो पूरी ध्यान से देखना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग इस फार्मूले की मदद से आप इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हो कि किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले के अंदर N1 रख लेना, इसके अंदर N2, इसके अंदर N3, इसके अंदर N4। तो इसके अंदर अगर मैं N4 रखता हूँ तो यहाँ पर देखें 2 और 4 की ताकत 2 बन जाएगी पावर। तो 2 का 2 आ जाएगा और 4 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 16 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। तो इस तरह से 32 जो है ना एन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। आगे देखें, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड कार्बन। सोडियम और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 1 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11। और कार्बन के अंदर 6 होते हैं। अभी हमने किया 2 और 2 4, 4 और 2 और ये हो गए 6। तो Px Py Pz उसने कहा था ना इलेक्ट्रॉन अलग-अलग दिखाओ, तो तब दिखाए थे। आगे राइट डाउन द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी में आइसोटोप्स का इस्तेमाल बताएं। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी का मतलब होता है शुआओं के ज़रिए से इलाज करना। तो शुआओं के ज़रिए से जब आप इलाज करते हो तो उस वक़्त आइसोटोप्स कैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए, यानी कि स्किन कैंसर, जल्दी कैंसर के इलाज के लिए आइसोटोप्स लाइक फास्फोरस 32 P32 का आइसोटोप्स इस्तेमाल होता है। एंड SR 90 स्ट्रॉन्शियम का 90 वाला आइसोटोप्स इस्तेमाल होता है। आर यूज बिकॉज क्योंकि दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन, क्योंकि वो बीटा की शुआएँ खारिज करते हैं जो कि इतना ज़्यादा अंदर नहीं घुसती। लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब है जिस्म के अंदर घुसकर ज़्यादा नुकसान नहीं करती बाकी हिस्सों को। कोबाल्ट 60 जो 60 आइसोटोप्स वाला, जो कोबाल्ट का 60 वाला आइसोटोप्स होता है अफेक्टिंग विद इन द बॉडी, वो जिस्म को मुतासर करता है। इज़ यूज्ड बिकॉज वो इस्तेमाल किया जाता है। इट इमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घुसने वाली गैमा की शुआएँ इस्तेमाल करता है, गैमा की शुआएँ पैदा करता है। 11 सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डियर स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर बता रहा है कि जब आपको कम घुसने वाली शुआएँ इस्तेमाल करनी है तो आपने P32 और SR 90 वाली यूज़ करनी है। जब आपको ज़्यादा बॉडी के अंदर गहराई तक लेकर जाना है शुआओं को तो फिर कोबाल्ट 60 वाली आपने शुआएँ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शुआएँ खारिज करता है और बहुत ज़्यादा अंदर तक चली जाती हैं। ये गैमा की शुआएँ होती हैं, गैमा की शुआएँ के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये पहले ही बताया जा चुका है और ये मिस्टेक से लिखा हुआ है। राइट 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स बताएं। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के आइसोटोप्स आप पहले ही जान चुके हो, पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। फिर से देख लें। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर 1735, एक क्लोरीन का है, दूसरा 1737 वाला क्लोरीन का आइसोटोप्स है। राइट डाउन 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, ये भी पहले ही हम बता चुके हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम वगैरह। कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को, मुसावात को हमने पूरा करना है। तो ये यहाँ पर 4 9, ये 4 इसका एटॉमिक नंबर है और 9 उसका एटॉमिक मास है। तो ये हीलियम यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल है, ये बेरिलियम का एटम है और ये हीलियम इसके ऊपर मारी जा रही है। अल्फ़ा पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बार्ड किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो हीलियम के 2 एटॉमिक नंबर होता है और 4 उसका एटॉमिक मास होता है। तो आप इनको भी प्लस करोगे ऊपर से, 4 और 9 कितना बन जाएगा 13, और 4 और 2 6 बन जाएगा। तो ऊपर हमारा आंसर 13 आता है, नीचे हमारा 6 आता है। तो हमने एरो के दूसरी तरफ यानी कि आगे इधर भी हमने यही पूरे करने हैं। तो ये देखें, इनकी जब बम्बार्डमेंट की तो 9 और 4 13, तो 12 और 1 ये भी 13 बनेगा। तो इधर से 4 और 8 कितना बना था, ये मिस्टेक हुई है। तो देखें 4 और 2
4 और 2 6 बनता है, तो ये 6 आ जाएगा कार्बन का। यहाँ पर ये 0 है, तो ये न्यूट्रॉन का ये लिखा हुआ है। असल में न्यूट्रॉन का यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर 0 होता है। तो ये 1 ऊपर है, न्यूट्रॉन का ऊपर यानी कि एटॉमिक मास है, न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है और इसका जो एटॉमिक नंबर है न्यूट्रॉन का वो 0 होता है। तो उसके अंदर न्यूट्रॉन के अंदर ज़ाहिर प्रोटॉन तो नहीं ना हो सकते, तो वो 0 होता है। तो इस तरह से आपने 1 और 12 को प्लस करके 13 पूरा करना है। तो 9 और 4 13 हो जाता है, 4 और 2 को प्लस करो तो 6 आ जाता है, तो इधर भी 6 है। तो ये इक्वेशन के दोनों तरफ आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन बनाई जाती है। इसको न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर होने वाला रिएक्शन। मेक द डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं ना, ड्यूट्रियम ट्रीटियम, उनकी डायग्राम बनानी है। तो ड्यूट्रियम की आप बनाओगे तो 1 2H1 ये वाला, तो इसे ड्यूट्रियम भी कहा जाता है, ड्यूट्रियम। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो टोटल हमारे पास 2 आ जाएगा एटॉमिक मास इसका। और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर दिया। ये दरमियान में इसका न्यूक्लियस है और पहला जो मदार है इसका पहला ऑर्बिट, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। ट्रीटियम के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन ही शो करना है। तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहते हैं, प्रोटॉन भी उतने ही रहते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर 1 है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 शो करने हैं, बच्ची ने 1 लिख दिया हुआ है। तो लिहाजा हम यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 शो करेंगे, 2 न्यूट्रॉन 2 और 1 प्रोटॉन मिलकर 3 हो जाएंगे टोटल। तो ट्रीटियम के अंदर 3 इसका एटॉमिक मास होता है। हम ऐसे लिख देते हैं, टी के ऊपर यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर इसका 1 होगा। तो 1 जो है वो प्रोटॉन को शो करता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को शो करता है, एटॉमिक नंबर को, प्रोटॉन नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर भी 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो चेंज हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वैसे एक ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन का सॉरी पॉजिटिव बन जाएगा हाइड्रोजन का एटम। जब हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कोई और, तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जबकि प्रोटॉन निकलते आते नहीं हैं, वो अंदर ही रहते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन को शो कर रहा होता है। तो इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, ड्यूट्रियम की। ये ड्यूट्रियम की आ गई और ये ट्रीटियम की ये वाली आ गई। तो इस तरह से आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है। डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के आइसोटोप्स बताएं। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम कौन कौन से हैं? देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, वो पहले भी बता चुका हूँ, 234, 235 और 238। ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। तो ये उनके नाम होते हैं। नीचे 92 92 92 ही रहता है। तो 92 जो है ना वो उनके एटॉमिक नंबर को शो कर रहा होता है। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहता होता है। इसको मैं वाजे करके एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पेपर में लिखने में मिस्टेक ना कोई हो जाए। ऐसे आपने यू लिखना है, ऊपर आप लोगों ने लिख देना 234 और नीचे आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना 92, फिर कोमा डालकर खुला करके आप लोगों ने लिखना है। आगे राइट द इक्वेशन ऑफ द फिशन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फिशन रिएक्शन होता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर वाली जो मशीन है उसके अंदर जो न्यूक्लियस को तोड़ने वाला रिएक्शन, फिशन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियस को तोड़ने वाला रिएक्शन। तो वो उसकी इक्वेशन बतानी है, उसकी मुसावात आपने बतानी है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है तो वो किस तरह से हो रहा होता है, उसका तरीकाकार आपने बताना है। तो यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप्स इस्तेमाल हो रहा होता है और उसके ऊपर न्यूट्रॉन मारे जा रहे होते हैं। तो ये एक न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, आपको पहले भी बताया कि न्यूट्रॉन के नीचे 0 होता है और ऊपर 1 होता है। न्यूट्रॉन का 1 मैस नंबर होता है। तो न्यूट्रॉन का मैस नंबर ये लिख दिया। अब ये 235 और 1 ये वाला मिलकर 236 बन जाएगा। नीचे 92 है, इधर 0 है, तो 92 का 92 ही रहेगा। अब इससे जब ये यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन लगता है ना, मारा जाता है न्यूट्रॉन, तो यूरेनियम टूट जाता है। तो फिशन इसीलिए इसे कहते हैं ना कि यूरेनियम का टूटना वो फिशन होता है। फिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना। तो जब यूरेनियम 2 हिस्सों में तकसीम होता है तो एक हिस्सा बेरियम बनता है, Ba बनता है, और दूसरा हिस्सा क्रिप्टॉन बनता है, Kr। तो जो बेरियम होता है उसका 56 एटॉमिक नंबर होता है, जबकि क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर होता है। तो 56 और 36 को आप प्लस करोगे तो 92 आपके पास आंसर आ जाएगा, पूरा आंसर मिल जाएगा। जबकि 139 और 94 इनको प्लस करोगे और फिर उसके अंदर आपने 3 ये भी प्लस करना है, क्योंकि ये 3 न्यूट्रॉन इससे निकले हैं। जो 3 ये लिखा हुआ है ना ये, तो इसका मतलब ये है कि 3 न्यूट्रॉन, ये सारे न्यूट्रॉन का
ये न्यूट्रॉन का मैस नंबर और ये उसका एटॉमिक नंबर जो कि 0 होता है वो लिखा हुआ है, और 3 न्यूट्रॉन निकले हैं। तो 3 आप ये प्लस करोगे ना, 92 + 3 हो जाएगा 97। 97 में 139 आप प्लस करोगे तो 235 आपके पास आंसर आ जाएगा, और साथ एनर्जी भी निकलती है। तो इस तरह से यह केमिकल इक्वेशन बन जाती है। यूरेनियम 235 फिशन प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट। जब यूरेनियम टूटता है, फिशन होती है उसकी, तो 2 एलिमेंट पैदा होते हैं, 2 एटम पैदा होते हैं। तो किस एलिमेंट के दोनों एटम पैदा होते हैं? तो यही जो इक्वेशन है उसी के बारे में अब सवाल कर रहा है। व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड, जब यूरेनियम 235 के ऊपर बम्बार्ड की जाती है यानी कि मारा जाता है, विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ऐसा ऐसा हरकत करते हुए न्यूट्रॉन, द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप, यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट फूट जाता है, टू प्रोड्यूस बेरियम 139। ये जो बेरियम 139 हमने अभी देखा है, तो ये वाला बेरियम 139 पैदा हो जाता है, एंड क्रिप्टॉन 94, और ये 94 वाला ये जो क्रिप्टॉन है 94 वाला ये पैदा हो जाता है। तो इसके साथ क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो दोबारा हमने केमिकल इक्वेशन लिख देनी है इस सवाल के अंदर भी। तो ये यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन मारा, तो जब ये न्यूट्रॉन मारेंगे तो ये वही पहले वाली इक्वेशन ही दोबारा लिख दी हुई है, 139, 94 और 3 न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन हो गए, और साथ साथ एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी जो है पानी को गर्म करती है, फिर भाप बनाती है और उससे बिजली पैदा की जाती है। तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाते हैं। जब यूरेनियम फिशन होती है, यूरेनियम टूटता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाते हैं, और ये उसकी केमिकल इक्वेशन है जो कि ऊपर मैंने वाजे बता दिया है। हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन इट्स सेंटर। किस तरह से ये बात साबित की गई कि सारा का सारा जो मास होता है किसी एटम का, वो उसके सेंटर के अंदर मौजूद होता है। तो रदरफोर्ड प्रूव दैट, रदरफोर्ड ने यह बात वाजे की, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल के ज़्यादातर अल्फ़ा के ज़रात पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, गोल्ड के सोने के पत्रे में से गुजरते हैं। विच प्रूव्स दैट, जो कि ये बात साबित करते हैं, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ज़्यादातर जो हिस्सा घेरा हुआ होता है बाई एन एटम, एटम से, इज़ एम्प्टी, वो खाली ही होता है। ओनली फ्यू पार्टिकल आर बाउंस्ड, सिर्फ चंद एक ज़रात बाउंस हुए। बाउंस का मतलब यह है कि धक्का खाकर वापस आए। विच शोज़ दैट, जो कि दिखाता है, होल द मैस ऑफ द एटम, सारा का सारा मैस जो एटम का होता है, इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, वो एटम के सेंटर में मौजूद होता है। हाउ एनोड रेज आर फॉर्म्ड, एनोड की शुआएँ कैसे बनती हैं, फ्राम द गैस, गैस से, प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस मौजूद होती है। तो ये पहले भी बता चुका हूँ। दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द कोलिजन ऑफ कैथोड रेज, ये शुआएँ पैदा होती हैं जब कैथोड की शाएँ टकराती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। कैथोड की शाएँ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। विद द रेजिडुअल गैस मालिक्यूल, रेजिडुअल यानी कि बची हुई गैस के मालिक्यूल जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के मालिक्यूल बचे हुए होते हैं। तो उनके साथ जब इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड की शुआएँ टकराती हैं, तो तब केनाल रेज यानी कि पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं। और न्यूट्रॉन वर डिस्कवर, न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुए थे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन 1932, जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किए थे। बेस्ड अपॉन हिज स्टडीज़, अपनी मुताले के ज़रिए से, ऑन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मसनूई ताबकारी के ज़रिए से, मसनूई शुआएँ खारिज करने के ज़रिए से। व्हेन द बेरिलियम वाज बम्बार्डेड, जब बेरिलियम के ऊपर मारा गया, विद अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस को मारा गया, न्यूट्रॉन्स वर प्रोड्यूस, तो न्यूट्रॉन पैदा हुए। तो ये बेरिलियम है 9 इसका एटॉमिक मास है, और 4 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस को मारा, तो 4He2 को मारा। तो इस ये जो है ना टूट गया, टूट कर ये कार्बन में बदल गया। 6 12 ये कार्बन के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हो गए, और न्यूट्रॉन यहाँ से निकला। तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस का साइन यहाँ पर दरमियान में आप लगाओगे, ये दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए था, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और एक न्यूट्रॉन यहाँ पर निकला। तो यहाँ पर देखें, ये 6 और ये 2 और 4 6, 9 और 4 13, और 12 और 1 13, तो पूरा सारा रिएक्शन पूरा हो रहा है। तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किए थे। हाउ आइसोटोप्स आर यूज्ड इन पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने में आइसोटोप्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, शुआएँ पैदा करने वाले जो आइसोटोप्स होते हैं उनको बिजली पैदा करने में इस्तेमाल किया जाता है। बाई कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, जब उनका कंट्रोल करके रिएक्शन किया जाता है। फिशन रिएक्शन, फिशन का मतलब है तोड़ने वाला रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्टर मशीन का नाम है जिसके अंदर ये रिएक्शन होता है।
एग्जाम्पलिफिकेशन मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड, यूरेनियम 235 के ऊपर मारा जाता है स्लो न्यूट्रॉन एसएसआर न्यूट्रॉन को। द यूरेनियम ब्रेक्स टू प्रोड्यूस बेरियम, यूरेनियम टूट जाता है और उससे बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94 एंड आर प्रोड्यूस्ड। तो और क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 3 लिखना है THREE, और 3 न्यूट्रॉन जो है ना वो पैदा होते हैं। 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इससे 3 न्यूट्रॉन भी साथ पैदा होते हैं। जब यूरेनियम के ऊपर आपने न्यूट्रॉन को मारते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है और 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। ये पहले बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो ये तवानाई बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होती है। विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, तो जो पानी को हर बुखारात में बदलने में, स्टीम का मतलब होता है जो भाप होती है, भाप में बदलने में इस्तेमाल होती है इन बॉयलर्स, बॉयलर के अंदर, इन बॉयलर। तो ये जो बॉयलर है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा भाप बन जाती है, भाप से फिर बहुत ज़्यादा मिकदार में बिजली पैदा की जाती है, टरबाइन को चलाया जाता है और उससे बिजली बनती है। वाट आइसोटोप्स आर यूज इन रेडियोथेरापी, रेडियोथेरापी यानी कि शुआओं के ज़रिए से इलाज करने के लिए कौन से आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, ये इस सवाल पहले भी आ चुका है। यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन रेडियोथेरापी, आइसोटोप्स P32 एंड SR90 आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, फॉर कैंसर कोबाल्ट 60 अफेक्टिंग विद इन द बॉडी इज यूज बिकॉज इट इमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गामा रेज। ये बातें पहले भी आ चुकी हैं इसलिए मैंने बस रीडिंग कर दी है। विच आइसोटोप्स यूज एज ट्रेसर इन मेडिसन, कौन सा आइसोटोप्स ट्रेसर के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि पता चलाने के लिए इस्तेमाल होता है मेडिसिन में। ट्रेसर का मतलब होता है खोज लगाना, पता चलाना। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, तो डायग्नोसिस का मतलब बीमारी का पता चलाना और दवाई के तौर पर इस्तेमाल होना। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज एज ट्रेसर इन द मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, गिल्टी, ट्यूमर का मतलब होता है गिल्टियाँ कहाँ पर जिस्म में बनी हुई हैं उसका पता चलाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म में। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131, आयोडीन का जो 131 वाला आइसोटोप्स है आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्वाइटर, वो ग्वाइटर का पता चलाने में इस्तेमाल होता है इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोर्स, फास्फोर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो फास्फोर्स ऑफ 15 वाले की बतानी है, पहले हमने उसकी 18 वाले की बताई थी। तो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 3 15 15 ऐसे इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से पूरे कर देने हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हम पहले कर चुके हैं 11 इलेक्ट्रॉन वाले की। डिफाइन आइसोटोप्स, हाउ मैनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स की भी डेफिनेशन की हुई है और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी सारे मैं बता चुका हूँ। तो अब सवाल रिपीट होने लग गए हैं, अवॉइड भी हमने किया लेकिन फिर भी सवाल रिपीट हो जाते हैं क्योंकि सारे सवाल पेपर्स के अंदर तकरीबन सेम सवाल ही आते हैं। ऑन विच सर्विसेज मैक्स प्लैंक वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़, तो मैक्स प्लैंक को किस वजह से नोबेल प्राइज़ मिला था, ये सवाल भी पीछे आ चुका है। In 1918 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू जर्मन फिजिक्स, जर्मन के जो फिजिक्स था उसको 1918 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया। मैक्स प्लैंक उसका नाम था और 1947 में फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी पर उसने काम किया था। हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, आप कैसे पता चलाओगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब है घूमने वाला मोमेंटम, जब कोई जिस्म घूम रहा है ना तो उसके अंदर जो हरकत की मिकदार होती है वो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका। तो कैसे कहोगे क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मीन मिकदारी होता है, मिकदार उसकी होती है। तो MVR ये एंगुलर मोमेंटम है, MVR को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। NH/2 ये इसका फार्मूला है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का अगर आप एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहते हो तो n की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ h एंड पाई और h की वैल्यू आप पुट करो। तो MVR वैसे का वैसे लिख दिया। तो m मैस है, मैस इसका 1 है, v जो वेलोसिटी है वो 6 डियर स्टूडेंट देखें ये MVR = NH/2 है। n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, h की वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34 जॉउल सेकंड, यहाँ पर JS भी लिखना था, जॉउल सेकंड होती है। और पाई की 3.14 हम यूज़ कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 22/7 को आप डिवाइड करोगे तो 3.14 आंसर आना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। n की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 लिख दिया। h की जगह पर ये 6.63 × 10⁻⁻34 लिखेंगे, तो h की जगह पर ये लिख दिया।
और नीचे जो 2 है वो 2 आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दी। आप इसको कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इस पे पहले डिवाइड कर लो, बाद में इस पे डिवाइड कर लो, तो आपके पास ये आंसर आ जाना है। तो ये हमारे पास MVR का आंसर मिकदार के अंदर आ चुका है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑर्बिट, ये पहले ऑर्बिट का हमने निकाला है नंबर 1 पुट करके, अब सेकंड ऑर्बिट में यहाँ पर 2 पुट कर देना है। तो 2 पुट करके आप इसका निकालोगे जवाब। तो बाकी सारी वैल्यू सेम रहती हैं, बस ये आपने बदलते जाना है। जब 2 पुट करके आप इसको जवाब करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर जब आप सॉरी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर -34 ही आना है हर एक जगह पर, बाकी सब कुछ सेम रहना। सिर्फ आपने पहले 1 पुट किया था, n 1 पुट किया, फिर n आपने 2 पुट करना है, फिर बाद में n आपने 3 पुट करना है। तो ये मुख्तलिफ पुट करते जाना है और आपके पास ये आंसर आता जाना है। पहले आपके पास 10 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपके पास आंसर आया था। फिर 2.1 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। फिर बाद में ये वाला आपके पास आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास आंसर जो है ना उसकी मिकदार के आते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, मिकदारी होता है। एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके एम शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक नंबर आपने बताना है। तो एम शेल के अंदर अगर उसके 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमने उसका एटॉमिक नंबर ढूंढना है। तो हमें पता है कि पहले के अंदर 2 होते हैं, वो के होता है, फिर एल के अंदर के के बाद एल आता है, एल के अंदर 8 होते हैं, और फिर एम के अंदर उसने 5 बताया हुआ है। तो 8 और 10 हो गए, 10 और 5 15, तो 15 उसका जो है ना टोटल एटॉमिक नंबर बनेगा। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 15, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 15 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ आल्सो 15, तो लिहाजा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15 होंगे, विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। हैंस एटॉमिक नंबर इज़ 15, तो लिहाजा हम कहेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर 15 है। और आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर पता कर लेना है। ये सारा कुछ हमें कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल सकता है। पहले शेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के शेल के अंदर, फिर एल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, फिर 1 2 3 4 और 5, जो आखिरी 5 इलेक्ट्रॉन थे वो आखिरी वाले शेल के अंदर आ गए। तो इस तरह से हमें सारा पता चल जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सारी हमें मालूमात मिल जाती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और लाजमी तौर पे पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर ही ये चैप्टर समझ में आना है, क्योंकि ये समझ कर करने वाला है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ आ जाएगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, ताकि हर एक इंसान इसको समझ सके। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे बहुत आसानी से पास हो सकते हैं, अगर वो सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।